Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic ICOR, which stands for Instantaneous Center of Rotation. चलिए तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है. A square plate of mass m and side length A is kept as shown in the figure. In equilibrium, two of its sides are horizontal and the other two sides are vertical. Locate instantaneous center of rotation just after lower spring is cut. तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ क्या है ए है और हमारे को ये समझ में आ रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा है ना. और लेट अस से कि यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है mg. अब हमें बोला गया है कि ये जो दो साइड्स हैं ये वर्टिकल है और ये दो साइड्स हॉरिजॉन्टल है ना. ठीक है, तो अपने को ये भी दिया हुआ है कि ये पूरा का पूरा अभी फिलहाल तो इक्विलिब्रियम में है. अगर इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स नेट ऊपर लग रहा होगा उतना ही नेट फोर्स नीचे भी लगना चाहिए. क्लियर है ये बात. तो चलिए मैं यहाँ पर है ना इसके कारण जो फोर्स लग रहा है उसको मैं बोल देता हूँ F1 और इसके कारण जो फोर्स लग रहा है उसको मैं कह देता हूँ F2. अभी डायरेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सोचेंगे उसके बारे में भी. अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है. करेक्ट. तो अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो मैं बोल सकता हूँ कि टाउ cm बराबर जीरो होना चाहिए ना. सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूं तो दैट शुड कम आउट टू बी जीरो. तो इसका मतलब ये हो गया कि F1 का टॉर्क और F2 का टॉर्क कैसा आना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड का आना चाहिए और ऑपोजिट सेंस का आना चाहिए. तो ऐसा सोचते हैं कि अगर मान लीजिए F2 लग रहा है ऊपर की तरफ है ना, तो अगर F2 ऊपर की तरफ अगर लग रहा है तो उसका टॉर्क सेंटर के अबाउट कैसा आ रहा है, R क्रॉस F अगर आप करेंगे तो उसका सेंस जो है एंटी क्लॉकवाइज आएगा. तो अब मुझे F1 का टॉर्क कैसा चाहिए, F1 का टॉर्क मुझे चाहिए क्लॉकवाइज सेंस का, तभी तो इक्विलिब्रियम में आ सकता है. राइट. तो अगर मुझे F1 का टॉर्क कैसा चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाला चाहिए, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि F1 को कैसा लगना पड़ेगा, F1 को भी लगना पड़ेगा ऊपर की तरफ है ना. उसके अलावा एक और चीज आप देख सकते हैं कि F1 प्लस F2 बराबर तो हमने बोल दिया mg के होना चाहिए है ना. और दूसरी चीज हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि F1 का टॉर्क और F2 का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखें तो बराबर आना चाहिए. तो F1 का टॉर्क कितना हो जाएगा, F1 मल्टीप्लाइड बाय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू F2 का टॉर्क जो हो जाएगा F2 मल्टीप्लाइड बाय अगेन a/2. तो मुझे समझ में आ रहा है कि a/2 तो कट गया तो बच क्या गया F1 बराबर F2. इसका मतलब F1 और F2 क्या आ गए, बराबर आ गए. और मैं ये भी कह सकता हूँ कि F1 प्लस F2 अगर mg है तो F1 बराबर कितना आ जाएगा mg/2 और F2 भी आ जाएगा mg/2. तो अभी तक तो हम लोगों ने ये निकाल लिया कि ये वाली स्प्रिंग को कंप्रेस्ड होना पड़ेगा और ये वाली स्प्रिंग को क्या होना पड़ेगा, इलोंगेटेड होना पड़ेगा एट दिस मोमेंट. चलिए तो अब मैंने यहां पर जो स्प्रिंग थी ना उसको सडनली कट कर दिया और जैसे ही कट कर दिया तो अब मुझे सोचना है कि क्या होने वाला है ना. तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये समझ में आ रही है कि मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट है ना, ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट में टाउ cm बराबर क्या लिख सकता हूं, ICM इंटू अल्फा. और जो दूसरी चीज मुझे समझ में आ रही है कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो सडनली चेंज नहीं हो सकता है ना. यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स जो है वो लगता है अपने ओरिएंटेशन के कारण और इमीडिएटली ये वाली स्प्रिंग तो चलिए कट गई, वो तो सीन से ही आउट हो गई, लेकिन ये जो स्प्रिंग है इसके ओरिएंटेशन को चेंज होने में कुछ तो फाइनाइट टाइम लगेगा. तो इसीलिए इंस्टेंटेनियसली हम लोग कहेंगे कि अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं आया और ये अभी भी Fg/2 यहाँ पर फोर्स लग आएगा ही है ना. तो अगर मैं अभी देखूं तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल सकता है. मैं लिख दूंगा mg नीचे लग रहा है माइनस mg/2 ऊपर लग रहा है, दिस शुड बी इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो यहां से देखिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया मेरे पास g/2. तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है ना उसका एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नीचे की तरफ g/2 हो गया. अब जरा मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके टाउ cm बराबर ICM इंटू अल्फा लगा करके अल्फा निकालने की कोशिश करता हूं है ना. तो चलिए देखते हैं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास में कौन आएगा, सिर्फ mg/2 का रोल आएगा. तो mg/2 मल्टीप्लाइड बाय कितनी ये डिस्टेंस हो गई, ये हो गई a/2. ये कितने के बराबर आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो स्क्वायर प्लेट का
तो वो हो जाता है ma² by 6। क्लियर है ये बात? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? अल्फा से। तो यहां से देखिए क्या आ गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, a से ak चला गया, तो मेरे पास जो अल्फा आ गया है ना, 2 3 6 भी हो जाएगा, तो अल्फा मेरे पास कितना आ गया, 3g/2a। तो ये तो मेरे पास अल्फा आ गया। और इस फोर्स के कारण जो सेंस आएगा टॉर्क का, वो कैसा आएगा, वो कुछ इस तरीके का आएगा, है ना। क्लॉकवाइज सेंस का आर क्रॉस एफ अगर आप लगाएंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन इनटू द स्क्रीन आएगी और सेंस जो है वो क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बॉडी इस तरीके से घूम रही है और साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास नीचे भी आ रहा है ना। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना था, मुझे फाइंड आउट करना था आईसीओआर। आईसीओआर बेसिकली वो पॉइंट रहेगा जो इस समय क्या रहेगा, इस समय जो है जिसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। मैं कह दूंगा कि वही पॉइंट क्या है, आईसीओआर। क्योंकि आप देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए एक रोलिंग बॉडी होती है ना, उसका आईसीओआर हम लोग कहां पर कहते हैं, उसका आईसीओआर ऐसी जगह कहते हैं जिसकी स्पीड जो है हमेशा क्या रह रही है, 0 रह रही है ना। कितनी थोड़ी देर बाद भी अगर आप देखेंगे तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा स्टेशनरी रहता है। और अगर ये ग्राउंड पे प्योर रोलिंग हो रही है तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हमेशा 0 होता है, राइट। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जिसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब जो अगले मोमेंट पर जिसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होने वाली है। तो आईसीओआर ढूंढने के लिए मुझे ऐसा पॉइंट तलाश करना है जिसका एक्सेलरेशन क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे कि सेंटर ऑफ मास है, क्या इसका एक्सेलरेशन 0 है? नहीं है, इसका एक्सेलरेशन तो है ना, नीचे की तरफ ACO है। तो अपने को आइडिया लग रहा है कि किधर मिलेगा वो आईसीओआर। देखिए अगर मैं किसी, मान लीजिए कि x डिस्टेंस चला जाता हूं फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, है ना, मान लीजिए यहां से मैं कितना दूर गया, किसी x डिस्टेंस चला गया। अब इस जगह पर, है ना, ये जो जगह आई यहां पर, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक तो एक्सेलरेशन में कौन सा सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि नीचे की तरफ है। उसके अलावा अल्फा इंटू एक्स, उसको मैं दिखा दूंगा ऊपर की तरफ। तो ये हो गया अल्फा इंटू एक्स। तो अगर अल्फा इंटू एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, ACOM के, तो वही एक्स मेरा क्या बन जाएगा, ICOR। मैंने इधर ही क्यू पॉइंट चुनने का सोचा क्योंकि यही एक ऐसी डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में ACOM और अल्फा इंटू आर, है ना, अल्फा इंटू एक्स कह लीजिए, वो दोनों एंटी पैरेलल हो सकते हैं। तो यहां से देखिए x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो g/2 था, उसको डिवाइड कर देंगे अल्फा से जो कि है 3g/2a। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा g से g भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया a/3। इसका मतलब ये हो गया कि ये इतना दूर नहीं है जितना दूर मैंने दिखाया। ये कहां पर है, ये सेंटर ऑफ मास से सिर्फ और सिर्फ a/3 दूरी पर है। ऑलराइट, तो इसी को चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूं। ये बन गया मेरा ICOR, है ना, जो कि कितनी दूरी पर है, a/3 दूरी पर है। और एक और चीज यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ये देखना चाहें, क्रॉस चेक करना चाहें कि ये आईसीओआर है कि नहीं, तो आप ऐसे देखिए कि एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास ग्राउंड फ्रेम से नेट कितना आ रहा था, वो आ रहा था g/3। और मुझे क्या फील हो रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा का पूरा बॉडी जो है क्या कर रहा है, इस मोमेंट पर प्योर रोटेशन कर रहा है ना, प्योर इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो इस हिसाब से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, है ना, मतलब कि अब किस तरीके से मैं देख रहा हूं इसे, कि ये सिर्फ इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, ये बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है, ना कि कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो इस हिसाब से देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए था। ये आप देख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट के अबाउट ये सिर्फ रोटेट कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन आना चाहिए नीचे की तरफ और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, अल्फा इंटू ये वाली दूरी जो कि है a/3। तो चलिए चेक कर लेते हैं, अल्फा अपना कितना आया था, 3g/2a। उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, a/3 से, तो 3 से 3 चला गया, a से a चला गया, तो देखिए g/2 यहां से भी आ गया, है ना। तो हमने जो निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। बिल्कुल आईसीओआर जो है इसी पॉइंट को होना चाहिए, उससे कहीं पर की भी आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो जो रिजल्ट कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन से आ रहा था ना, वही रिजल्ट इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन करता हुआ देख करके भी आएगा।
और चलिए, जब मुझे मौका मिल ही गया है तो मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूं कि इस पॉइंट के अबाउट, है ना, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग देखें तो हम लोग टाउ बराबर आई अल्फा लगा सकते हैं। आपको पता होगा ना कि अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट या फिर किसी एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन करती है तो हम लोग बिंदास टाउ बराबर आई अल्फा लगाते हैं। ये कब वैलिड होता है? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के केस में। और टाउ सी एम बराबर आई सी एम इंटू अल्फा, वो भी हम लोग हमेशा लगा सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर बॉडी कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन कर रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि टाउ सी एम बराबर आई सी एम इंटू अल्फा लगाने पर क्या होता है कि स्यूडो फोर्स का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के देखने पर जीरो आ जाता है। तो खैर, हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टाउ बराबर आई अल्फा यूज कर रहा हूं तो क्या यहां से भी वही अल्फा आएगा। बच्चों, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, सवाल खत्म हो गया पर मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं आपको, है ना। तो यहां पर देखते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट देखें तो टॉर्क कितना आ जाएगा, किन किन फोर्सेस का टॉर्क दिखेगा। एक तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि mg का टॉर्क आएगा। तो पहले मैं mg यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। ये हो गया mg का टॉर्क, और ये mg/2 फोर्स था ना, ये आपको याद होगा। इन दोनों का टॉर्क देखिए सेम सेंस में आ रहा है ना। इसका टॉर्क भी आ रहा है क्लॉकवाइज घुमाने वाला और इसका टॉर्क भी आ रहा है क्लॉकवाइज घुमाने वाला। तो दोनों का टॉर्क क्या होना पड़ेगा इस बार? एड अप होना पड़ेगा, राइट? तो चलिए दोनों के टॉर्क को एड अप करते हैं। कितना आ जाएगा? mg इंटू a/3, ये रहा mg इंटू ये डिस्टेंस a/3 प्लस mg/2 मल्टीप्लाइड बाय ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी a/2 माइनस a/3, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी a/2 है और उसमें से a/3 घटाना है। तो ये कितना आ जाएगा? 6, 3, और ये बन गया 3a माइनस 2a, तो ये बन गया a/6। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं mg/2 इंटू a/6। ये टोटल टॉर्क आ गया इस ICOR के अबाउट। दिस शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब अपने को आई निकालना है ना। आई कैसे निकाले? आई कौन सा चाहिए यहाँ पर? ICOR के अबाउट चाहिए। तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। ICO में हमें पता होता है कि कितना होता है, ma²/6। उसमें कितना ऐड करना होगा? उसमें ऐड करना होगा m इंटू a/3 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। आई अबाउट ICOR हो जाएगा ma² अपॉन 6 प्लस m इंटू a/3 का होल स्क्वायर। ये लगा दिया मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये कितना हो जाएगा? ma²/6 प्लस ma²/9। तो ये कितना हो जाएगा? क्या ले लें भाई? एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 18, तो 3 प्लस 2, है ना। ये हो गया 3 प्लस 2 ma²। तो हमारे को ICOM मिल गया, राइट। तो अब क्या कर देंगे यहाँ पर? mg इंटू a/3 प्लस mg इंटू ये 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। 12 बराबर क्या हो जाएगा? 5ma² अपॉन 18 इंटू अल्फा। क्लियर है? एम ए एम ए एम ए ये सब कैंसिल आउट हो गए। तो बच क्या गया यहाँ पर? यहाँ पर बच जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/12 और ये हो गया 1/12, मतलब 5/12 इंटू जी बराबर कितना हो गया? 5/18 इंटू ए इंटू अल्फा। तो यहां से देखिए तो जरा अल्फा कितना आ जा रहा है? अल्फा आ जा रहा है 5 से 5 उड़ा दीजिए, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो ये आ गया 3g अपॉन 2a। तो देखिए हम लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चीज को वेरीफाई कर लिया कि हमारा जो ICOR है वो कौन सा पॉइंट है। वो पॉइंट है जो सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर है? जो सेंटर ऑफ मास से लेफ्ट की तरफ जाने पर a/3 दूरी पर है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इस सवाल से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा और आपका ICOR टॉपिक अब काफी अच्छा हो चुका होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों को हम लोग हर दिन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे पेज को, एंड हो सके तो शेयर भी करिए। और कोई डाउट हो तो यू कैन ऑल्सो मेल इट टू अस और यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप। चलिए फिर, टेक केयर, मिलते हैं एक नए सवाल के साथ कल। बाय बाय।